जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है ई शिक्षा विद सौरभ यूट्यूब चैनल पर। और आज ये पॉलिटी की क्लास होगी। और इसके पहले सारी क्लासेस ऐप पे चलती थी, लेकिन अब वो सारी क्लासेस यूट्यूब पे चलेगी। जिससे ये लगता है कि वहाँ पे सर कुछ ही लोग पढ़ पाते थे ऐप पे, जहाँ पे आईडी पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती थी। अब यहाँ पे सभी लोग पढ़ सकते हैं, तो खुले दिल से पढ़िए। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी इस दौरान सही होंगे और खुश होंगे। तो और एक समय मिला है जिसमें हम पढ़ाई कर सकते हैं, तो हम पढ़ाई करेंगे। देखिए, हम बात करेंगे आज शिक्षा व सांस्कृतिक का अधिकार। इसके पहले जो 4 अधिकार हम लोगों ने शोषण के विरुद्ध, समानता का, स्वतंत्रता का, ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं और जो ऑफलाइन पढ़ते थे या फिर जो ऐप पे पढ़ते थे, तो उनका नुकसान नहीं है, वो तो उसी पे कंटिन्यू कर लेंगे। और जो लोग अभी आप लोग नए हो, तो आप लोगों को वो सारी वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिएगा। ठीक, आज हम बात करेंगे शिक्षा व संस्कृत के मौलिक अधिकार। देखिए, अनुच्छेद 29 और 30 में इसकी बात की गई है, शिक्षा और संस्कृत। मतलब अपनी शिक्षा को कैसे आप डेवलप करेंगे, या आप अगर किसी को शिक्षा देना चाहते हैं तो वो क्या चीज़ है, अगर कोई अपनी संस्कृत को बचाना चाहता है, तो इन दोनों में बात की गई है। तो अब आपको ध्यान में क्या रखना है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शिक्षा व संस्कृत का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, डायरेक्ट मिलान करने के लिए देगा। तो आपको ध्यान रखना, जहाँ पे 29 और 30 की बात करेगा, जिस अनुच्छेद में 29 और 30 की दिया रहेगा, वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़, चलिएगा अब हम बात करें अनुच्छेद 29(1). 29(1) में कहा गया है कि कोई भी नागरिक हो, मतलब कहा गया है कि नागरिकों का प्रत्येक वर्ग, मतलब कोई भी नागरिक हो, नागरिकों का प्रत्येक वर्ग का मतलब हो गया कि वो किसी भी वर्ग से बिलोंग करता हो, चाहे वो हिंदू वर्ग का हो, चाहे मुस्लिम वर्ग का हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, किसी भी वर्ग से बिलोंग करता हो, वह अपनी भाषा, देखिए अपनी भाषा, सबकी भाषा अलग अलग है। कोई भाई उर्दू में विश्वास करता है, तो कोई हिंदी में, कोई संस्कृत में, कोई फारसी में, ठीक है, कोई अवधी में। तो जो भी उनकी भाषा होगी, जो भी उनकी लिपि होगी, जो भी उनकी लिपि होगी, लिपि का जैसे हिंदू की संस्कृति, वो हिंदी की जो लिपि होती है देवनागरी होती है, ब्राई होती है। ठीक है, तो ये जो लिपि होती है, लिपि और उसके साथ जो उनकी संस्कृति जुड़ी होगी, जो उनकी सभ्यता होगी, जो उनका नियम कानून उनके लिए होगा, उनको संरक्षण करने का अधिकार देता है। क्या करने का अधिकार देता है? संरक्षण करने का अधिकार देता है। मतलब कोई भी नागरिक हो, वह अपने भाषा, लिपि और संस्कृत को संरक्षित कर सकता है, उसकी सुरक्षा कर सकता है। अगर वो सुरक्षा करता है तो वो उसका मौलिक अधिकार है। जैसे आपकी किताब होती है, तो आपका ये दायित्व बनता है किताब की सुरक्षा करें, तो वो फटे ना। ठीक है, तो क्यों कि ये आपका अधिकार है, आप उसे सुरक्षित रखते हैं क्योंकि वो आपकी है। वैसे ही तो जो ये दिए गए हैं मौलिक अधिकार, उसमें ये कहा गया है 29 में, अनुच्छेद 29 में, कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी भाषा, उनकी भाषा कुछ भी हो सकती है, हिंदी हो सकती है, अंग्रेजी हो सकती है, उर्दू हो सकती है, अरबी हो सकती है। और देखिएगा, स्पेशली अगर भाषा की बात करेंगे तो वो उन भाषाओं की बात करेंगे जो भारतीय संविधान में जिनको दिया गया, उन 22 भाषाओं को, असमी हो गई, कन्नड़ हो गई, मणिपुरी हो गई, जितनी भी भाषाएं हैं उनको संरक्षित करने के बाद लिपि, जो जिसमें वो कोई चीज़ लिखते हैं, जैसे देवनागरी लिपि होती है, हिंदी में लिखा जाता है, ब्राई लिपि होती है, थोड़ा सा संस्कृत में लिखा जाता है। तो वैसे ही लिपि और संस्कृत को संरक्षण करने का अधिकार अनुच्छेद 29 भारत के नागरिकों को देता है। देखिए, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे बात की गई है नागरिकों की, तो आपको दिमाग में ये जो अधिकार दिया गया है, ये भारत के नागरिकों के लिए है और विदेशी के लिए नहीं है। उसके बाद क्या कहा गया है, एक चीज़ और इसमें देखिए कही गई है कि ऐसे व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, प्रवेश दिया जाएगा। इसको समझिएगा। अब कैसे व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा? अगर कोई व्यक्ति किसी वंश से रिलेटेड हो, किसी धर्म से रिलेटेड हो, किसी विशेष वर्ग से हो, किससे हो सकता है, कोई भी व्यक्ति। भाई अगर कोई व्यक्ति होगा तो उसका कोई न कोई वर्ग होगा, वो ओबीसी आएगा, जनरल में आएगा, एसटी एससी वर्ग में आएगा। चलिए, कोई न कोई उनका उसका वंश होगा, कोई न कोई उसका स्थान होगा, जहाँ जन्म स्थान। अब इसके आधार पे कोई व्यक्ति उसे भेदभाव नहीं कर सकता कि वो आपके पास आया स्कूल में कि सर हम एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं और स्कूल में एडमिशन चाहते हैं। तो आप अगर स्कूल के हेडमास्टर हैं या प्रबंधक हैं, आप बोलेंगे नहीं, हम नहीं पढ़ाएंगे तुमको, तुम तो एसटी से बिलोंग करते हो। अच्छा, तो नहीं पढ़ाएंगे, हमें पता है, हम भी संविधान पढ़े हैं, उसमें लिखा हुआ कि आप नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट बहुत रेलेगा। अच्छा,
ये भी बात है, चलो अच्छा दे देते हैं एडमिशन। कोई ऐसा हुआ कि किसी एसटी का स्कूल है और वो चला रहा है और बाद में वहाँ कोई जनरल आता है कि एडमिशन करने के लिए जनरल आता है, या फिर मान लीजिए मुस्लिम वर्ग आता है या सिख ईसाई कोई भी आता है तो बोले कि सर हमें एडमिशन चाहिए। बोले तुरंत ही पूछेंगे भैया कौन सा धर्म तुम्हारा है, पूछते हैं लोग नॉर्मली जो बेवकूफ़ टाइप होते हैं, किस जात के हो, अच्छा अच्छा दूसरे जात के हो, नहीं सीटें नहीं है, अच्छा सीट नहीं है, हम पढ़े हैं संविधान में यहाँ लिखा हुआ है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, हम अगर आएँ हमारी इच्छा है तो आप एडमिशन देंगे, आप कभी मना नहीं कर सकते। आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि आप संविधान के बिलोंग जाके अब हमें सिखाएंगे कि हम एडमिशन नहीं देंगे, बहुत कूटे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट आपको बुला के बहुत कूटेगा। तो ऐसे व्यक्तियों को जो किसी वर्ग वंश या फिर स्थान से बिलोंग करते हैं, अगर आप उनके साथ भेदभाव करते हैं तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट आपको कूटेगा, इतना ध्यान में रखिएगा। तो अगर वो आपके यहाँ स्कूल में, आपके संस्था में, आपके संगठन में प्रवेश चाहता है तो आप प्रवेश देंगे उसे, ठीक है, आप मना नहीं कर सकते। तो देखिए अनुच्छेद 29(1) में बात की कोई भी भाषा लिपि संस्कृत का संरक्षण कर सकता है, और वहीं अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी संस्था, स्कूल में, शिक्षण संस्थान में प्रवेश चाहता है तो उसे किसी भी आधार पे अलग नहीं किया जाएगा। अलग का मतलब ये समझ लीजिए कि किसी भी वंश स्थान के आधार पे उसे अलग नहीं किया जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें अब दिमाग में। सर जी एक चीज़ बताइएगा, आपने पीछे बताया था कि कोई बहुत सारे स्कूल हैं प्राइवेट हैं तो वो स्पेशल वर्ग को पढ़ाते हैं, जैसे अगर स्कूल बना है मुस्लिम लोगों के लिए तो सिर्फ मुस्लिम पढ़ेंगे, संस्कृत वाला स्कूल है तो सिर्फ उसमें हिंदू जाके पढ़ेंगे। हाँ ये चीज़ हो सकता है, लेकिन इसमें एक चीज़ होगी कि जो स्कूल होगा, जो यहाँ पे जो स्कूल होगा, जो स्कूल या कॉलेज जो भी होगा, अगर ये राज्य पोषित है, राज्य पोषित है, अब समझिएगा राज्य पोषित का मतलब उसका जितना भी खर्चा होता है वो राज्य देती है, जितना भी खर्चा होता है वो कौन देती है, राज्य देती है। अगर राज्य खर्चा देती है तो इसका मतलब है राज्य कभी भी अपने नागरिकों से भेदभाव नहीं कर सकती। मतलब इस राज्य पोषित स्कूल में जो भी आएगा, इस राज्य पोषित स्कूल में जो भी आएगा उसे प्रवेश दिया जाएगा। उसे कभी भी, आप सरकारी स्कूल में जाएंगे अगर वहाँ पे आप किसी भी जाति वर्ग वंश से बिलोंग करते हो, आपको कभी भी एडमिशन के लिए मना नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अनुच्छेद 29। आइए चलिए 30 पे बात करते हैं। देखिए अनुच्छेद 30 में ये कहा गया है कि सभी अल्पसंख्यक चाहे वो भाषाई हों, देखिए अल्पसंख्यक दो आधार पर होते हैं, एक होते हैं भाषाई और एक होते हैं धार्मिक। अभी दोनों के बारे में बताएंगे। पहले सभी अल्पसंख्यक चाहे वो भाषाई हों या फिर धार्मिक हों, उन्हें मनोनुकूल शिक्षा संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। सीधे सीधे बात समझिएगा कि आप अल्पसंख्यक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से स्कूल खोलना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर अल्पसंख्यक हैं और स्कूल खोलना चाहते हैं तो आराम से आप स्कूल खोलिए, ये आपका मौलिक अधिकार है, आपको कोई भी मना नहीं करेगा। आप किसी भी क्षेत्र में जाके आराम से स्कूल खोल सकते हैं कि नहीं। ऐसा नहीं कि जहाँ हिंदू वर्ग रहता है वहाँ पे मुस्लिम जाके स्कूल नहीं खोल सकता, ऐसा नहीं है। वो अगर खोलना चाहता है तो वहाँ पे स्कूल खोल सकता है, कोई भी मनाही नहीं है। मान लीजिए कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम क्षेत्र, बाहुल्य क्षेत्र है, और वहाँ पे कोई हिंदू जाता है खोलने, तो वो मना करेंगे, वो मना नहीं कर सकते, वो आपका विरोध भी नहीं कर सकते। मतलब आप चाहते हैं, आपको लगता है कि हाँ स्कूल खोलना चाहिए, आपकी ज़मीन है या आपने ख़रीदी है, कैसे भी करके आपको लगता है यहाँ मुझे स्कूल खोलना चाहिए, मैं चाहता हूँ, तो आप आराम से खोल सकते हैं, कोई भी मनाही नहीं है। अब देखिएगा बात समझ में आती है। सर ये अल्पसंख्यक क्या होते हैं, समझिएगा। अल्पसंख्यक जैसे ये समझिएगा कि अगर कोई एक विशेष, जैसे मान लीजिए कोई गांव है, कोई गांव में पूरी जनसंख्या 100 है, ठीक है, अल्पसंख्यक की बात कर रहा हूँ, कोई गांव है, अब इसमें मान लीजिए 70 लोग हिंदू हैं, ठीक है, 70 लोग हिंदू हैं, उसके बाद इसमें से 5 या 10 मान लीजिए, 15 मान लीजिए, 15 मुस्लिम है, ठीक है, और उसके बाद जो 15 हो गया, 5 मान लीजिए सिख है, सिख, ठीक है, 5 सिख हो गए, मान लीजिए 5 ईसाई हो गए, और 5 मान लीजिए बौद्ध हो गए। अब समझिएगा
देखिए अब यहाँ अल्पसंख्यक की बात समझिएगा, सबसे ज़्यादा कौन है? हिंदू है। तो हिंदू क्या होगा? बहुसंख्यक कहा जाएगा। यहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक होगा। लेकिन अब देखिएगा ये लोग कम, 15 ये है, 5 ये है, 5 ये है, 5 ये है, तो ये जो जितने हैं ये सब अल्पसंख्यक कहे जाएंगे, अल्पसंख्यक। अब बात समझ में आ गई, अल्पसंख्यक आसानी से आप समझ सकते हैं। अब जो ये अल्पसंख्यक होते हैं, ये दो आधार पे, एक भाषा के आधार पे, कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पे भाषा के आधार पे, एक होता है धर्म के आधार पे, धार्मिक आधार पे। जैसे हमारे यहाँ देश में धर्म के आधार पे ही ज़्यादा लोचा होता है, तो धर्म के आधार पे, ठीक है। तो अब देखिए समझेंगे इसको कि अल्पसंख्यक भाषा के आधार पे क्या होते हैं। देखिए हम अल्पसंख्यक को दो आधार पे बांट सकते हैं कि इस तरीके से समझ सकते हैं। अब कैसे समझेंगे इसको समझिएगा, ये चीज़ अगर समझ में आ गई हो तो इसे हटा देते हैं, ठीक है। एक होते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, अगर इस चीज़ को समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो बहुत आसान है। एक अल्पसंख्यक होते हैं राष्ट्रीय, और सब कहेंगे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मतलब क्या हो गया, तो एक जो अल्पसंख्यक होगा वो राष्ट्रीय होगा, जो दूसरा वाला अल्पसंख्यक होता है वो प्रांतीय अल्पसंख्यक होते हैं। अब समझिएगा दोनों को, प्रांतीय अल्पसंख्यक, प्रांतीय अल्पसंख्यक। अब समझिएगा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का मतलब ये हो गया, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक में अगर बात करेंगे तो पूरे राष्ट्र में, मतलब पूरे देश में जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग आते हैं उनकी बात करेंगे। जैसे हमारे देश में, हमारा देश है हिंदू बाहुल्य क्षेत्र, तो इसका मतलब यहाँ पे हिंदू बाहुल्य हैं, जो और बचेंगे वो अल्पसंख्यक कहे जाएंगे। तो राष्ट्रीय आधार पे, मतलब एक राष्ट्र के निर्माण में चीज़ें जो होती हैं उस पर आएंगे। तो राष्ट्रीय आधार पे जो अल्पसंख्यक होते हैं वो कौन कौन से, देखिए अल्पसंख्यक, मुस्लिम देखिए अल्पसंख्यक में आते हैं, तो ध्यान रखेंगे मुस्लिम अल्पसंख्यक होते हैं, हमने बताया था। मुस्लिम के बाद जो सिख होते हैं वो भी अल्पसंख्यक में आते हैं। उसके बाद ईसाई बाद जैन, के बाद बौद्ध, और बौद्ध के बाद पारसी। देखिए इतने लोग हैं, पारसी, इतने लोग जो है ये लोग राष्ट्रीय अल्पसंख्यक हैं। और राष्ट्रीय बहुसंख्यक पूछेगा तो हिंदू हैं। अब देखिए प्रांतीय अल्पसंख्यक को समझिए, कोई एक प्रांत का मतलब कोई एक जिला ले लेंगे, या कोई एक मंडल ले लेंगे, या कोई एक राज्य ले लेंगे। मतलब प्रांत का मतलब कुछ भी आप समझ सकते हैं किसी भी आधार पे। तो अगर किसी जिले में हिंदू बहुत ज़्यादा है तो हिंदू बहुसंख्यक, जो अन्य चीज़ें कम पड़ेंगी, जैसे अभी हमने गाँव की बात बताई थी वैसे ही समझिएगा, सेम चीज़। अब देखिए प्रांतिक बहुसंख्यक में जैसे मान लीजिए पंजाब है, अब पंजाब में कोई न कोई एक बहुसंख्यक होगा, कोई न कोई अल्पसंख्यक होगा। तो यहाँ पंजाब में आपने देखा होगा सिख, जो सिख होते हैं ये बहुसंख्यक हैं। पंजाब में सिख बहुसंख्यक है। अगर पंजाब में सिख बहुसंख्यक है तो अल्पसंख्यक यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए हिंदू है, ठीक है। यहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक है, कहाँ पे, पंजाब में। और यहाँ पे कौन सबसे ज़्यादा है, सिख सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए अगर नागालैंड की बात करेंगे, नागालैंड, अगर नागालैंड की बात करते हैं तो नागालैंड में जो ईसाई, आपको ईसाई बहुसंख्यक मिलेंगे, लेकिन वहीं पे जो हिंदू होगा वो अल्पसंख्यक कहा जाए। जबकि पूरे भारत में, अगर पूरे भारत को देखा जाएगा तो हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन जब प्रांतों में जाएंगे तो वहाँ ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे अल्पसंख्यक आपको मिले। तो नागालैंड में हो गया। जैसे अभी मणिपुर में आप चले जाइए, तो ये मैं एक डाटा बता रहा हूँ, तो मणिपुर में आपको बौद्ध मिलेंगे, बौद्ध मतलब मणिपुर में बौद्ध बहुसंख्यक होंगे, जबकि यहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक होंगे। तो आपको ये चीज़ें मेरे हिसाब से समझ में आ जानी चाहिए कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का मामला क्या होता है, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान में रखनी है आपको कि इतना सब कुछ अल्पसंख्यक बहुसंख्यक समझने के बाद कहा गया है कि मानवकुल शिक्षा संस्थान स्थापित करने का अधिकार है, ठीक है। आप शिक्षण संस्थान स्थापित करिए, लेकिन आप क्या करेंगे, उसका जो 50% होगा वो तो बहुसंख्यक के लिए रिजर्व रखेंगे। आप क्या करेंगे, जैसे जो भी है यहाँ पे स्थापित करेंगे, लेकिन जो उसका 50% होगा, पूरे जितना आपका कैपेसिटी होगी स्कूल में एडमिशन लेने की, कि उसमें 400-500 बच्चे आ सकते हैं, उसमें क्या करेंगे आप 50% बहुसंख्यक के लिए रिजर्व रखेंगे। 50% रिजर्व होगा, ठीक है। रिजर्व किसके लिए होगा, बहुसंख्यक के लिए। अब जो 50% बचेगा
उसके अलावा उस 50% को आप जो ये अल्पसंख्यक होते हैं इनको बांट देंगे कि इतना आप लो, इतना आप लो, इतना आप, मतलब बहुसंख्यक 50% में, और जो 50% बचेगा उसमें आप अल्पसंख्यक को कर देंगे। सर अगर आपको लगता है कि वहाँ मुस्लिम थोड़े ज़्यादा हैं तो उनका परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा होगा, और अगर सिख वहाँ जैसे जैसे क्रम से आप वैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। अनुच्छेद 30 में ये कहा गया है कि अल्पसंख्यक चाहते हैं, अल्पसंख्यक मतलब एक तो धार्मिक होते हैं, एक धार्मिक होते हैं, एक भाषा के आधार पर, दो होते हैं। अगर ये चाहते हैं कि हम नहीं, हम अपना स्कूल खोलना चाहते हैं तो एकदम खुली दिल से छूट है, आराम से आप स्कूल कहीं भी खोल सकते हैं। बस उसकी कुछ विशेषताएं ये हैं कि आप स्कूल जब खोलेंगे तो उसमें 50% बहुसंख्यक को रखेंगे, जो शेष सीट बचेगी उसको आप क्या करेंगे, अल्पसंख्यकों में बांट देंगे। देखिए अब ये शिक्षा का अधिकार संस्कृत वाला खत्म होता है 29-30। अब यही एक बचा हुआ है 31, इसका बड़ा लोचा है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। अब इसमें क्या गया, देखिए ये पहले होता था संपत्ति का अधिकार, ये थोड़ा मज़ेदार है, इसको समझिएगा। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार में क्या बात कही गई है, संपत्ति के आधार में ये कहा गया है कि पहले ये कहा जितनी भी संपत्ति है वो हमारी है। अब समझिएगा, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है। अल्पसंख्यक में संपत्ति का अधिकार कहा गया है, अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार की बात की गई। अब संपत्ति के अधिकार में पहले क्या होता था, इसे ये कहा गया कि जैसे मान लीजिए कि हमारी पेमेंट है 50,000 है, अब 50,000 पेमेंट है, ठीक है। अब उसके अलावा हम कोई और काम कर रहे हैं, 80,000 उधर से लपेट रहे हैं, तो अब जितना पैसा वो तो हमारा हो गया ना। अगर हमारा मौलिक अधिकार है तो इसे कोई छीन नहीं सकता। अब कब तक नहीं छीन सकता, जब तक कि देश में राष्ट्रीय आपात ना घोषित हो जाए, मार्शल लॉ ना लग जाए, राष्ट्रपति शासन ना लग जाए। अगर देखिए मौलिक अधिकार जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही दो कंडीशन में, जब आप कोई विद्रोह हो जाता है, जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है, मतलब आर्मी रूल लग जाता है, तब मौलिक अधिकार हटा दिए जाते हैं कुछ, ठीक है। और कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि मौलिक अधिकार कम होंगे। अगर आप रखते हैं, मौलिक अधिकार आपका है कि आप रुपया पैसा रख सकते हैं, जितनी भी संपत्ति है वो आपकी है, तो आप जितना भी काला धन बचा के रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपसे पूछने भी आएगा भैया कहाँ रखे हो इतना, कहेंगे हमारा है, तुम नहीं देंगे, बताओ तुम क्या कर लोगे। ऐसा ही है भाई, आपका है, ये मौलिक अधिकार है, पैसा रखना, संपत्ति रखना अधिकार है, जितना चाहे उतना रखेंगे, बताओ क्या करोगे। तो संविधान लगा वो, ये तो हम गलती कर दिए, मतलब ये तो सब ऐसे हड़प ले जाएंगे, पूरी ज़मीनियों में नहीं हड़प ले जाएंगे, सरकार के कुछ हिस्से में बचेगा नहीं, टैक्स नहीं देंगे, बोल देंगे कि ये हमारा पैसा है, हम कमाए हैं, टैक्स नहीं जाएगा। इनकम टैक्स वाले बेचारे उनको रोड़ा पड़ जाएगा, अरे यार ये तो ड्रामा हो गया, अब क्या करेंगे। तो अभी इन्होंने कहा कि नहीं हम कुछ काम करते हैं। ये क्या करते हैं, चलिए, तो 1946 के बाद से ये सब चल रहा था। ये आते हैं 1978 में। 1978 में इनकम टैक्स वालों को पता चल जाता है कि बहुत गोला मार रहे हैं ये लोग, बहुत पैसा इधर उधर से ले जाके दूसरे देश में भर्ती कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, एक संविधान संशोधन किया, 44वां संविधान संशोधन 1978। कब किया संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978। ये याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संपत्ति अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को कहा कि अब ये मौलिक अधिकार नहीं रहेगा, पहले समझो, अब ये मौलिक अधिकार नहीं रहेगा, इसे हटा दिया गया। कहेंगे सर अगर मौलिक अधिकार नहीं रहेगा तो रखा कहाँ गया है, तो ये कहा गया कि इसे संविधान के भाग 12 में, कहाँ पे, भाग 12 में अनुच्छेद 300A में रख दिया गया। अब कहेंगे सर जी ठीक है, यहाँ से उठा के वहाँ रख दो, क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। अब जो है ये संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं रह गया। अब अगर आप संपत्ति रखते तो आपको सरकार कभी आपसे ब्यौरा मांगती तो आपको देना पड़ेगा कि भैया इतना रुपया हम यहाँ से कमा के लाए हैं, नहीं तो काला धन घोषित करा के घर में कुर्गी करा लेंगे और ऊपर से पिटबो करेंगे सब। समझ आई बात। तो इन लोगों ने क्या किया कि संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा उसको क्या कर दिया, हटा दिया कि अब ये मौलिक अधिकार नहीं है। अब दिमाग में आएगा सर अगर ये मौलिक अधिकार नहीं है तो किस में रखेंगे, किस में, तो अब ये संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक मतलब आप संपत्ति रख सकते हैं। अब ये अब समझिएगा, जो ये संपत्ति का अधिकार है अब ये कौन सा है, संवैधानिक अधिकार हो गया है। अगर ये संवैधानिक अधिकार हो गया है तो जब कभी भी मतलब मरते दम तक मतलब ऐसा समझ लेंगे आप मर रहे हैं, आखिरी सांस लेने वाले हैं, सरकार आई बोले उठो उठो, कहाँ हो गए भाई, कह रहे कुछ ना, ये पहले बताओ इतनी संपत्ति है ये कहाँ से आई इतनी,
तब भी आपको जवाब देना पड़ेगा, ब्यौरा देंगे, ब्यौरा देने लटक गए तो संपत्ति का खत्म। तो संपत्ति का जो अधिकार होगा वो संवैधानिक अधिकार होगा, और संवैधानिक अगर चीज़ कोई भी संवैधानिक चीज़ तो वहाँ की राज्य सरकार या केंद्र सरकार कभी भी उसकी जांच करवा सकती है। बोलेगी इधर आओ, ये बताओ ये 100 करोड़ रुपया कहाँ से कमाए हो, पहले हमें बताओ। बताओगे सर ऐसे कमा, अच्छा लीगल है, ठीक है लीगल, ऐसा करो, इसका टैक्स कितना बनता है जी, हाँ सर इतना बनता है, अबे यार हटाओ, चलो इतना टैक्स हमें दो, इतना पैसा तुम रखो। अब क्या पता ऐसा है कि नेतन तोड़ी की तरह पैसा चोरी से कमाए हैं, तब कई कोनो योजना का घोटाला मारे हैं, तब जब घोटाला मारे हैं तो हो अब तो दिक्कत हो गई। अब क्या करेंगे सर जी, कुछ नहीं, जाओ जेल में जाओ, आराम से जेल की रोटी खाओ, और क्या करोगे, कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो ये चीज़ बनाई गई। अब देखिए आपको ध्यान में क्या रखना है, संपत्ति अधिकार अनुच्छेद 31 में था, लेकिन अब इसे अनुच्छेद भाग 12 के अनुच्छेद 300A में रखा गया है कि संविधान के द्वारा इसे हटाया गया था। 44वां संविधान 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया। तब ये संपत्ति का अधिकार ना रखे संवैधानिक अधिकार हो गया है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें एकदम बेहतरीन तरीके से आपको क्लियर है, क्वेश्चन कहाँ से कैसे बना हुआ ये अभी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वाले सेशन में, तब तक के लिए वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए, अगर खुल जाए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे अगले वाले में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।